हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ये अपनी यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदी स्टार्ट किए हैं और हिंदी में चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 1 उनके 8 प्रश्न जो था 8 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके बाद आता है चैप्टर 2 जिसका नाम है विष के दांत और जिसके लेखक कौन है, नरेंद्र विजय शर्मा जी। और इस वीडियो में है भी हम इसमें 13 प्रश्न और 13 प्रश्न को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हम 2 बार कोई वीडियो लर्न नहीं चाहते, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देना चाहते हैं। और इसीलिए 13 प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। और एक बात आपको खुशी का हम बता दें कि सभी क्लास का PDF उसके नीचे दिया गया है, यानी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्लास का PDF दिया गया है। जो भी क्लास होता है उन सभी क्लास का PDF दे दिया गया है और इसका भी PDF दे दिया गया है, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पहले वाले सभी वीडियो को नहीं देखा तो हिंदी का भी प्रश्न बन गया है और उसे भी प्रश्न में जाके देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं तो उसको भी प्रश्न में जाके देख सकते हैं। और चलिए बिना बात को बढ़ाए हुए 1 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको होने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसमें देखेंगे क्लास 10 हिंदी चैप्टर 2 विष के दांत, जिसके लेखक नरेंद्र विजय शर्मा। सभी प्रश्न का उत्तर देखेंगे और बाय शिवम स्टडी लाइन यानी इस चैनल के द्वारा दिया जा रहा है आपको। चलिए 1 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 13 प्रश्न है और हम आपको जैसे देखें कि 1 नंबर चैप्टर में समझाते थे, इसी तरह इसमें भी समझाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं रहेगी। और आप अपना हमें महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। और आप विश्वास रखिए कि हम आपके इस महत्वपूर्ण समय को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यहाँ पर आप प्रश्न देखते हैं, लिखा गया कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ताकि कहानी का जो शीर्षक लिखा गया विष के दांत, उसकी सार्थकता यानी उसके बारे में स्पष्ट करना है। यहाँ लिखेंगे विष के दांत कहानी का शीर्षक, यानी विष का दांत जो है अत्यंत सार्थक है, यानी बहुत अच्छा है, सार्थक है। इस कहानी में जब किरौनी गरीब गिरधर लाल का बेटा मदन अमीर किरौनी का बेटा कासू को मदन अमीर घराने का बेटा कासू को पीट कर जब 2 दांत तोड़ देता है तो इसे स्पष्ट हो जाकर धनी वाल का अहंकार चकना शुरू हो जाता है। इसमें कहानी है कि जो मदन है उसका ड्राइवर धकेलता है, सेंस आपका ड्राइवर धकेल देता है जब उसका कार छूने जाता है। और इसी का बदला लेने के लिए वह जब कासू उसके यहाँ लट्टू खेलने जाता है तो उससे पीट कर यानी उससे लड़ाई करके उसका दोनों तोड़ देता है। इससे स्पष्ट होता है कि धनी बल का अहंकार चकनाचूर हो गया, यानी धनी बल का अहंकार चकनाचूर हो गया। और इसीलिए इसका शीर्षक भी अत्यंत सार्थक है विष के दांत, यानी जो विष का दांत था अमीर वर्ग था, जो विष का दांत यहाँ विष का दांत का मतलब क्या है, अमीर वर्ग से, और इसे चकनाचूर कर दिया गया है। ठीक, अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न समझा दिए। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ताकि सेन साहब के परिवार में जो बेटियों और बेटे में लालन पोषण यानी उनके खान पान कपड़ा पहनावा सभी चीज़ में जो लिंग आधारित यानी लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा है तो उसे हमें अपने शब्दों में बताना है। लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के प्रमुख कहानीकार नरेंद्र विजय शर्मा ने बच्चों और बच्चियों के लालन पोषण में जो दूरियां बताई है वो सचमुच अभिशप्त है, यानी वो सचमुच सत्य है। अतः अपने बेटियों को शिक्षा देने के लिए उचित नहीं समझता था। कौन सेन साहब, वो अपने बेटियों से उसे शिक्षा नहीं देंगे, लेकिन बेटियों को हंसने की भी इजाज़त नहीं थी और बेटा के नटखटापन के रूप में इंजीनियर का स्वरूप देखता था। बेटा जब कोई चीज़ तोड़ता फूलता यानी वह नटखटापन करता था तो उसे वह इंजीनियर के रूप में सोचता था, जो आधुनिक समाज के लिए उत्तम नहीं है। ठीक है, अहिक लालन पोषण में अंतर किया जा रहा था, जिसे हम अपने शब्दों में उत्तर कर दीजिए। और इसका अगर आपको PDF लेना है तो आप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरा नंबर दिया गया कि खोखा किन मामले में बना था, ये क्वेश्चन यहाँ पर लिख लीजिए VVR। और यहाँ लिखेंगे कि खोखा किन मामले में बात था, लिखेंगे इस कहानी के लेखक नरेंद्र विजय शर्मा ने का मानना है खोखा दुलली स्वभाव के मामले में बात था। कौन, दुलली स्वभाव के मामले में बात था। वह बात में अपनी बहनों को तथा अहाते मतलब कोई मतलब सोसाइटी के अंदर रहने वाले सभी छोटे छोटे बच्चों को अपने अंदर रखना पसंद करता था, वो अपना अंदर रखना पसंद करता था, जो सचमुच प्राकृतिक नियमों का अपवाद है, अपवाद था। एक अही खोखा का दुलली स्वभाव था। यहाँ पर ये प्रश्न का उत्तर देख लिए। ये प्रश्न का भी उत्तर समझा दे कि खोखा किन मामले में अपवाद था। खोखा जो था
यहाँ बस हम भी यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं कि इस कहानी के लेखक नयन बिशन शर्मा जी, तो इसको सबसे पहले मिटा देते हैं। इस कहानी के लेखक नयन बिशन शर्मा का मानना कि खोखा दुलारी स्वभाव के मामले में बात था। वह बात बात में अपनी बहनों को तथा हाथे के अंदर रखने वाले छोटे छोटे बच्चे को अपने अंदर रखना पसंद करता था, जो सचमुच प्राकृतिक नियमों का अपवाद था। ये प्राकृतिक नियमों का अपवाद था। ठीक, अब चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में लिखा गया है कि दंपति का मतलब क्या होता है? पति पत्नी दोनों, यानी सेन साहब जो थे और उनकी पत्नी थे वो खोखा में कैसे संभावना देखते थे, उन्होंने कैसे संभावना देखते थे, तो कैसे बनाना चाहते थे, उन संभावनाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने कैसे शिक्षा देने की तय की थी। वो जो थे वो इंजीनियर या बिजनेस का मेन का संभावना देखते थे और उन्हें पूरा करने के लिए उन्हें उस प्रकार की शिक्षा देना तय की। लिखेंगे हिंदी साहित्य के महान लेखक नयन बिशन शर्मा ने सेन दंपति खोखा में इंजीनियर की संभावना देखा करते थे और वह खोखा को उसी प्रकार की शिक्षा देना तय की थी। किस तरह की शिक्षा? मतलब वह मिस्त्री को बुलवाते थे और ठोक पीट करवाते थे, जिससे कहते थे कि इनकी उंगलियां अभी से ही वाकिफ हो जाएगी औजारों से। ठीक है, ये चौथा प्रश्न खत्म हो गया और सभी प्रश्न को हम आपको अच्छा तरीका से समझा रहे हैं और इसीलिए आप वीडियो को बिना पॉज किए हुए देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा और इसका PDF आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। हम 55वां प्रश्न, इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स है और वो 5 नंबर का फिक्स, यानी व्याख्या करने वाला प्रश्न। इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा, यानी व्याख्या करने वाला एक प्रश्न रहेगा। यहाँ सबसे पहला व्याख्या है कि लड़कियाँ क्या है? कठपुतली और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। लड़कियाँ क्या है? कठपुतली और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। अब इसका व्याख्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे व्याख्या, कि यहाँ क्या लिखेंगे? व्याख्या। यहाँ लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदुली भाग 2 के शीर्षक विशेषता से ली गई। अब ये कहाँ से ली गई इसका हमें पता बताना है, जिसके लेखक नयन बिशन शर्मा जी है। इस पंक्ति के द्वारा लेखक कहना चाहते हैं कि सेन साहब की बेटी को हर प्रकार का तमीज़ सिखाया गया। सेन साहब की जो बेटी थी उन्हें हर प्रकार का तमीज़ सिखाया गया। इन्हें हंसने की इजाज़त नहीं थी, यह सिर्फ शाम को खेल सकते थे, जबकि बेटा खोखा को कोई भी तमीज़ नहीं सिखाया गया, उसे कोई भी काम करने की आज़ादी थी। इन सब को देखकर माता पिता को इस बात पर गर्व था कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और इन बातों पर किन्हें गर्व था? माता पिता को गर्व था। ठीक, इसमें यही कथा था व्याख्या करने, लड़कियां क्या है? कठपुतली और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। ये प्रश्न कहता है 100 शब्दों में उत्तर देने के। हमें लगता है यहाँ पर 100 शब्द नहीं पूरा होगा और आप इसे क्या करें, इसे बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा, क्योंकि आप कहानी पढ़े हैं, कहानी में जो था उसे मतलब उसका छोड़ कर यहाँ पर भाग जोड़ दीजिएगा, तभी इसका आंसर पूरा हो जाएगा। लेकिन जो मेन बात था वो हम यहाँ पर लिख दिए और हम आपको समझाने से मतलब लगते हैं। नहीं, अगर आप समझ जाइएगा तो आप कितना भी शब्द में उत्तर दे सकते हैं, 1000 शब्द में भी उत्तर दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम दूसरा देखते हैं, ख नंबर कहते हैं, ये भी व्याख्या करने वाला है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ दिया गया है खोखा के दुलली स्वभाव के अनुसार इस सेनाओं ने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया। यानी खोखा का जो दुलली स्वभाव था उसके अनुसार सेनाओं ने भी अपने सिद्धांत को बदल लिया। यहाँ लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदुली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत कहानी से ली गई है, जिसके लेखक कौन है? नयन बिशन शर्मा। इस पंक्ति के द्वारा लेखक बताते हैं कि सेन साहब की 5 लड़की थी, उनका की 5 लड़की जो बिल्कुल सभ्य और अनुशासित थी। इन्होंने हर प्रकार का तमीज़ सिखाया, वो अनुशासित थी, डिसिप्लिन। लेकिन ठीक इसके विपरीत खोखा जो था बिगला बाप का बिगड़ा संतान था, जिसकी अधिक लाड प्यार ने बिगाड़ दिया था। माता पिता देखते उसे अधिक लाड प्यार देते थे, उसकी हर गलती में इंजीनियर का सपना उनके माता पिता को दिखाई देता। अर्थात खोखा की संभावना जो थी उसके अनुसार सेना ने भी सिद्धांत को बदल लिया कि अगर ये ऐसी गलती करता है तो ये इंजीनियर बनेगा। इसे जो सेना ने भी अपने सिद्धांत को बदल लिया था खोखा के अनुसार। ये सिर्फ एक कहानी की तरह है, ये जो पहले दिया गया कि खोखा के दुलही स्वभाव के अनुसार सेना ने भी अपने सिद्धांत को बदल लिया, और ये हो गया इसका व्याख्या। तीसरा देखते हैं, गौनमल देखते हैं, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा पूछा जाता है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, यह किसने कहा था? इसका आंसर लिखेंगे आप सेन साहब। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, सेन साहब इसे बोले थे। ठीक, किसको बोले थे? ये जो मदन थी इसकी माँ को बोली थी। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदुली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से महान लेखक नयन बिशन शर्मा ने बड़े बड़े अमीर लोगों की लाज को उजागर किया है। उजागर करके हमें बताया कि अमीर कैसे गरीब के बाल बच्चे को तंग करते हैं। अमीर जो होते हैं वो गरीब के बाल बच्चे को तंग करते हैं। उनका कहना है कि सेन साहब के काल छुआ भी नहीं, सेन साहब का जो काल था उसे छुआ भी नहीं मदन, और उसका जो ड्राइवर था उसे धक्का दे दिया। सेन साहब गिरधर के पुत्र मदन को डांटता हुआ उसकी माँ को कहता है, और सेन साहब थे वो
वो मदन को डांटे, उसकी माँ से कहे कि अभी से संभाल लो इस मदन को, नहीं तो आगे चलकर ऐसे ही लड़के गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यहाँ पर सीधा लिखा गया है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे और चोर डाकू बनते हैं। यह किसने कहा? सेन साहब। यहीं से आप कन्फ्यूजन को क्लियर कर लीजिए, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन बैठा ही रहेगा कि यह किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था। और इसे भी आप बढ़ा चढ़कर लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेन पॉइंट था उसे हम लिख दिए। सबसे लास्ट में देखते हैं व्याख्यात्मक प्रश्न। यहाँ ये प्रश्न बहुत अच्छा है। यहाँ लिखा गया है, हंस कौए की जमात में शामिल होने गया। जैसे आप देखते हैं कि हंस पूरा उजला होता है, वह कभी भी कौआ के मतलब जमात मतलब उसके समूह में शामिल होना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पर इस कहानी में हंस कौए की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। अब इसका व्याख्या करना, इसका भी सबसे पहले बता देंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदरी भाग 2 के शीर्षक जिसके दांत कहानी से ली गई है, जिस कहानी के लेखक नयन मुचन शर्मा जी है। इन पत्नी के माध्यम से लेखक हमें वो कहना चाहते हैं कि सेन साहब का बेटा यानी कासू गिलधर के बेटे मदन के जमात में शामिल होने यानी ये अमीर बल का लड़का था कासू, और गरीब बल के जो था गरीब बल मदन, इसके मतलब इसके समूह में शामिल होने के ललक गया, यानी उसके चाहता था। ये कैसे हुआ? यह कैसे यहाँ पर लिखेंगे, अर्थात लट्टू खेलने के लिए मचल उठा था, जिसे लेखक महोदय ने कहा है हंस कौए के जमात में शामिल होने के लिए लग गया। पुल की भांति यहाँ पर अब इसे समझते हैं। जब मदन लट्टू खेला था तो जो अमीर वर्ग का था बेटा कासू, वो मदन के साथ लट्टू खेलना चाहता था, यानी वह उसके जमात में शामिल होने का। यहाँ मदन को कहानी काल ने कौआ कहा है, और जो कासू है इसे हंस कहा है, क्योंकि यह अमीर वर्ग का है और यह गरीब वर्ग का है। और इसे लेखक ने कहा हंस कौए की जमात में शामिल होने के ललक गया। और पूर्व की भांति मदन पर अपना लौ दिखाने कि तुम हमें खेलने दो, तुम लौ में तो उसके अंदर रखना चाहता था, जिसके कारण मदन और कासू में झगड़े हो गए और कासू के दोनों तोड़ दिए गए। ठीक। हाँ, एक बात आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि कासू और खोखा कौन है? कासू और खोखा एक ही है, उसका दोनों में खोखा और कासू कहते हैं। ठीक। अब हम देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न व्याख्या वाला था, इससे आप समझ गए होंगे। इससे एक प्रश्न फिक्स रहेगा, आप इसे अच्छा तरीका से जो पीडीएफ है उसे लेकर आप रिविजन करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई? जब सेन साहब और उनके मित्र बात करने गए तो क्या बातचीत हुई, और पत्रकार मित्र जो थे उन्होंने उन्हें किस तरह उत्तर यानी किस तरह उन्हें कहा? यहाँ लिखेंगे जब सेन साहब और उनके मित्र के बीच बातचीत हुई तो सबसे पहले जो थे सेन साहब अपने बेटे कासू के बारे में खूब बड़ाई किए कि मेरा बेटा कोई एक इंजीनियर बनाने जा रहा है, आजकल पढ़ाई लिखाई तो बेकार की है, मैं कारखाने के मिस्त्री को 1-2 घंटे को आकर ठोक पीट करने के लिए सिखा देता हूँ, जिससे ये बच्चे की उंगलियाँ अभी भी औजारे से वाकिफ़ हो। जैसा कि हम लोग को बताए थे कि पहले से कि वो कोई स्कूल नहीं भेजते थे, यहीं से कहते थे कि इसे वाकिफ मतलब घर में ही इसे औजार सिखा देते थे। तब पत्रकार महोदय ने कहा था, यहाँ सबसे लास्ट में कहता है कि और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। यहाँ पर ये लिखेंगे कि तब पत्रकार मित्र ने उत्तर दिया कि मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने, और वह जो करना चाहे उसे आज़ादी है, और ऐसा ही सही बच्चा को रखना चाहिए कि उसे जिस काम में उसे आज़ादी है, जो काम उन्हें करना चाहता है वह काम उन्हें करने देना चाहिए। तभी वह स्वभाव, जैसा कि हम आपके पीछे वाले चैप्टर में पढ़ित जाति प्रथा में कि व्यक्ति को जो काम में मन लगे, जो काम में रुचि वही काम करना देना चाहिए। और यहीं पर यहाँ पत्रकार महोदय कहते हैं कि वह जो काम करना चाहेगा वह काम करने में उसे पूरी आज़ादी रहेगी। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न समझ में आ गया आपको। और यदि इस वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इनका इसके बाद आएगा तीसरा नंबर चैप्टर, उसे भी देख लीजिएगा। ठीक। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? जब मदन और ड्राइवर के बीच विवाद हुआ था तो उसके द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? कहानीकार क्या हमें दर्शाना चाहते हैं? कहानीकार यही हमें दर्शाना चाहते हैं कि जब कोई गरीब वर्ग का व्यक्ति जो होता है अमीर वर्ग के शरण में रहता है, यानी उसके यहाँ रहता है, तो वह अमीर वर्ग का जो होता है आदमी वह गरीब वर्ग की सहायता नहीं करता है, बल्कि उसे मदद मांगने पर ठुकरा देता है। लिखेंगे यहाँ इसका आंसर किस तरह लिखेंगे महान लेखक नयन मुचन शर्मा मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा हम यही बताना चाहते हैं कि जब कोई गरीब व्यक्ति अमीर के शरण में रहता है तो वह गरीब की सहायता नहीं करता है, बल्कि मदद मांगने पर उसे ठुकरा देता है। यही इस वार्ता द्वारा हमें कहानीकार बताना चाहते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई समझने वाला बात, ये मैथ तो है ही नहीं कि हम इसे समझाएं। देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न क्या है? 8वां नंबर प्रश्न भी आसान है। यहाँ देखिए
हमारे प्रश्न है, कासू और मदन के बीच झगड़े के क्या कारण थे? लट्टू का खेल था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या बताना चाहते हैं? इस पर यह जो प्रसंग है इसके द्वारा लेखक क्या बताना चाहते हैं? यहाँ लिखेंगे, मदन और कासू के बीच झगड़े का मूल कारण लट्टू का खेल है, क्योंकि मदन को जब ड्राइवर के द्वारा गाड़ी नहीं छूने दिया जाता है तथा उसे धकेल दिया जाता है तो मदन बदला लेने का सोचता है। और इसी बात को लेकर जब मदन के यहाँ कासू लट्टे खाने यहाँ जाता है तब वह इनकार देता है, यानी मना कर देता है, जिससे कासू और मदन के बीच लड़ाई हो जाता है और वह उसका दूध तोल देता है। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि बालक नादान होते हैं। वह मतलब जैसे उनका पिता था, मदन का पिता था गिरधर, वह कभी भी बदला लेने का नहीं सोचता था, और लेकिन उनका बेटा यानी मदन, वह बच्चा था, वह नादान था, वह अमीर और गरीब नहीं देखता था। वह अपमान यानी हम पर बुराई किया है तो हम भी उसे नहीं रहने देंगे, यानी हम भी उस पर बुराई करेंगे। ठीक है, नंबर 1 प्रश्न देखते हैं। नंबर 1 प्रश्न कहता है, इससे एक ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन बनता है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक ने इस कथन से कहता है कि यह जो कथन है इसको कहानी से एक उदाहरण देकर हमें स्पष्ट नहीं हमें समझाइए, और इससे एक ऑब्जेक्टिव किसका बनता है, यह पंक्ति दे देगा और कहेगा यह किस कहानी से लिया गया। आपको क्वेश्चन बता देना कि किसके दांत। यहाँ लिखेंगे, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में हमेशा महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि महल का तात्पर्य है अमीर वर्ग से और झोपड़ी का तात्पर्य है गरीब वर्ग से। लेखक का कहना है कि जब तक गरीब की सेवा नहीं करेंगे, जब तक हम गरीब की सेवा नहीं करेंगे तब तक उसकी हार होती रहेगी, तब तक जो अमीर वर्ग है वो गरीब वर्ग को हरा देंगे। लेकिन जिस दिन गरीब वर्ग अमीर वर्ग की सहायता नहीं करेगा उस दिन उसका पासा पलट जाएगा, यानी वह हार जाएगा हमसे, क्योंकि हम ही गरीब वर्ग जब अमीर वर्ग की सहायता करते हैं तो वह हम पर लव दिखाता है, यानी हमको अंदर रखना चाहता है। ठीक है, इसका उत्तर कर देंगे। इसका उत्तर इस तरह लिख देंगे तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है? होता है कि रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिलधन मदन कासू को पिटाई करने पर दंडित नहीं करने के बजाय अपनी छाती से लगा रहता। कहता है कि जब मदन जो था कासू को मार कर 2 दांत तोड़ कर आया घर, तो उसके पिता गिलधर लाल थे, वो रोज दिन मदन की पिटाई करते थे, लेकिन आज जब वह 2 दांत तोड़ कर लड़ाई करके आया तब उसे गले लगा। ऐसा क्यों हुआ? इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर किस तरह लिखेंगे यहाँ पर, मदन की हरकत को देखकर सेन साहब गिलधर लाल को हमेशा ताना देते रहते थे। मदन जैसे करता था उस हिसाब से गिलधर लाल को हमेशा ताना देते थे सेन साहब, क्योंकि वहाँ पर किरौनी का काम करता था। वह लाचार पिता मदन को प्रत्येक दिन पीटता था बिना काम का। वह जानता था कि मेरा बेटा निर्दोष है और भीतर खूब रोता, और वह अपने ऊपर किए गए अन्याय का विरोध नहीं कर पाता क्योंकि वह गरीब वर्ग का था। लेकिन गिलधर लाल को आज एहसास होगा कि मेरा बेटा ईमानदार है और अभिमानी है, वह जुर्म को सहन नहीं करता है। वह अपने और अपने माता पिता के अपमान का बदला जब वह अपने और माता पिता पर जो अपमान हुआ था उसका बदला ले लिया, तो उस समय गिलधर लाल को पिटाई न करके मदन को छाती से लगा रहता है, क्योंकि वह अपमान का बदला ले लिया और कहा, शाबाश बेटे, तुमने तो आज पिता और अपना बदला ले लिया, अपने अपमान का जो बदला हुआ था उससे ले लिया था। ठीक, इसीलिए उसे दंडित करने की बजाय अपने गले से लगा लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं 51वां प्रश्न। 51वां प्रश्न कहता है, चरित्र चित्रण करने का उसके बारे में बताना है। सेन साहब, मदन, कासू और गिलधर के बारे में चरित्र चित्रण कीजिए। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सेन साहब के बारे में चरित्र चित्रण करेंगे। चरित्र चित्रण मतलब उसके बारे में उजागर करना, हुआ कैसे थे। यहाँ कहेंगे सेन साहब एक फैक्ट्री के मालिक थे जो बहुत घमंडी थे, जैसा कि आप कहानी में जानते हैं। उन्हें रुपया पैसा का बहुत अहंकार था। वह गरीबों के बलबूते यानी गरीब के मदद से फैक्ट्री चला रहे थे, महल में निवास करते। वह उन्हीं के बाल बच्चों पर अत्याचार करते, यानी उन्हें खुश नहीं देखना चाहते थे। ये जो सेन साहब था। अब सेन साहब के बारे में कर दे। सेन साहब के बारे में इतना ही लिखना। अगला मदन के बारे में कहता हूँ, लिखेंगे मदन के बारे में। लिखेंगे, मदन एक स्वाभिमानी बालक था जिसका उम्र होगा 5 से 6 वर्ष। जिसका उम्र 5 से 6 वर्ष का था, वह एक ईमानदार बालक था। ठीक, अब उसके बाद कासू के बारे में लिखेंगे। मदन के बारे में नहीं लिखेंगे, कासू के बारे में लिखेंगे। कासू एक घमंडी पिता का घमंडी बेटा था, क्योंकि यह सेन साहब का बेटा था जिसके माता पिता ने लाड प्यार उसे बिगाड़ दिया था। वह दुर्ललित स्वभाव का बच्चा था। वह जिस पर चाहता उस पर हाथ चला देता था। गिलधर लाल, यहाँ लिखेंगे आप गिलधर लाल के बारे में, क्योंकि मदन उनका कासू के बारे में छोटा ही होगा, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा कहानी में दिया नहीं गया। गिलधर के बारे में है कि गिलधर लाल एक गरीब व्यक्ति था। जो मदन का पिता था वह सेन साहब के यहाँ किरौनी का काम करता था। किरौनी कोई पद होता उस पर काम करता था। वह एक लाचार और बेबस पिता था। वह प्रतिदिन सेन साहब द्वारा अपमान सहा करता और अपने बेटे की पिटाई करता, यानी वह प्रतिदिन सेन साहब उसका अपमान करता, सहा करता, अपने बेटे की पिटाई करता।
अब इसके बाद यही दो वाला होगा, और हम नोट्स में ऐसा नहीं देंगे, जो PDF उसमें ऐसा नहीं देंगे, और इसको जो दो बार लिखा कैसे हटा देंगे, ठीक। अब वहीं पर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 52% बिल्कुल छोटा है। यहाँ पर कहता है कि आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है, मतलब हमारी नज़र में, यानी आपके नज़र में कौन है आप लिखेगा, हमारी नज़र में कौन है उसे लिख देंगे, और उसका तर्कपूर्वक यानी वह क्यों है उसका कारण बताना है। और कहेंगे हमारे दृष्टि में कहानी का नायक यानी हीरो कौन है, मदन है। क्यों, देखिए हीरो का काम क्या होता है, जो बुराई का अंत करता है। उसी तरह यहाँ पर मदन जो है बुराई का अंत करता है। यहाँ पर मान लीजिए सेन साहब है विलन, और मदन जो है हीरो है, वह बुराई का अंत करता है, इसलिए हुआ नायक होगा, सीधा इसका आंसर। 93 प्रश्न है कि ये सबसे लास्ट प्रश्न होगा, आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग पूर्वक रह गया। यानी आरंभ से नहीं, शुरू से ही कहानीकार का स्वर व्यंग पूर्वक है, ऐसा कुछ प्रमाण उपस्थित है जिससे ये साबित होता है कि कहानीकार का स्वर कैसा है, व्यंग पूर्वक। यहाँ लिखेंगे लेखक का आरंभ से ही स्वर व्यंग पूर्वक है। क्यों, क्योंकि इस कहानी में सेन साहब अपने बेटे को सभी ऐश्वर्य नाम दिया है। उसे इंजीनियर बनाना चाहा, लेकिन वह अपनी पुत्रियों को गुलामी की तरह घर में रखा। ऐसे आप देखो, उन्हें कुछ भी आज़ादी नहीं था, उनकी 5 बेटियां थी। उसका नाम भी आप याद कर लीजिएगा, आलो, लजनी, आलती, ऐसे ही कुछ था, आलो, लजनी, आलती, शेफाली, ऐसे ही हमें 4 ही याद है, अब 5 याद कर लीजिएगा। तथा उसे शिक्षा के बारे में जानकारी तक नहीं, उन्हें शिक्षा के बारे में भनक भी रखने में कि कोई शिक्षा का नाम का भी चीज़ होता है। और यहाँ पर हमारा सभी प्रश्न खत्म होता है। 1 से 13 तक जो प्रश्न है वो सभी खत्म होता है। और इसके बाद आएगा चैप्टर 3 यानी भारत से हम क्या सीखें। और हम हिंदी को भी कुछ चैप्टर तक खत्म करके उसके बाद रोक देंगे, उसके बाद कोई दूसरा विषय शुरुआत करेंगे। और यदि आपने इससे पहले बार सभी चैप्टर का वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं। एक नंबर चैप्टर कराया था, उसका वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट सेव है। और यदि आप भी और भी सब्जेक्ट का नहीं देखे हैं वीडियो तो उसका भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।